बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से प्यार करने वाले दोस्त अहबाब और बच्चे मुख्तलिफ़ सवालात भेजते रहते हैं और उनकी फरमाइश होती है कि इनके जवाबात दिए जाएं। तो आज हमने ये सोचा कि सवालात खासे ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, तो Q&A का एक वीडियो बनाया जाए, क्वेश्चन एंड आंसर का, और इस सिलसिले का पहला वीडियो आपको दिखाते हैं। जी, सबसे पहला सवाल किया है लारैब ने, और सवाल ये है कि ज़िंदगी में कौन सा मुश्किल तरीन काम था जिसको करके मुझे खुशी मिली थी। तो ज़िंदगी में सबसे पहला मुश्किल काम ये था कि आई स्टार्टेड माई जॉब एट द वेरी यंग एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 साल की उम्र में मुलाजमत का आगाज़ करना, और आज मुलाजमत करते हुए 19 बरस गुजर चुके हैं। तो ये एक मुश्किल काम था, लेकिन खुशी है कि इस काम को किया था। और अगर फ़िज़िकली पूछ रही हैं आपके सबसे मुश्किल काम क्या किया, तो वो दोस्तों के साथ 1-2 बार ट्रैकिंग के लिए गए हैं, मुख्तलिफ ट्रैक्स पे ट्रैकिंग की है। लेकिन सबसे मुश्किल जो मेरे लिए था वो टिल्ला जोगियां का ट्रैक था, जिसके नतीजे में मेरे घुटनों में मुस्तकिल तौर पे एक प्रॉब्लम भी हो गया। अगला सवाल हैदर अली ने पूछा हुआ है कि क्या हम अरब हैं या हम मंगोल हैं या हम अर्तुरुल के तुर्क हैं। तो भाई साहब, इनमें से कोई एक भी होना हमारे लिए लाजिम नहीं है। हम इनमें से कुछ भी ना हो तो भी बिल्कुल ठीक है, और अगर हम एक ही वक्त में ये सब कुछ हों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे कबीले के लोगों का ये दावा है कि वो अरब से आए हैं, तो इस एतबार से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं अरब हूँ। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं पंजाबी हूँ। बेसिकली मेरी फैमिली बिलोंग करती है पोठोहार से, तो मैं पोठोहारी हूँ। और इसी तरीके से मतलब उर्दू मेरा ज़रिया माश है, तो मैं उर्दू स्पीकिंग भी हूँ इस एतबार से। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बैक वक्त कुछ भी नहीं है या आप सभी कुछ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो छोटी छोटी तकसीमें हैं, इनकी अहमियत नहीं होनी चाहिए। हैदर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमें निसाब में दुरुस्त तारीख़ पढ़ाई जा रही है। देखिए, इस पर आजकल हमारे यहाँ सोशल मीडिया में बड़ी तनकीद की जाती है। कहा जाता है कि फ़लाँ मुताले पाकिस्तान के नाम पे मगालता पाकिस्तान पढ़ रहा है या पढ़ के आया है। तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मैं इसको बिल्कुल सेकंड नहीं करता इस बात को। हर मुल्क ने, हर कौम ने अपने मुताबिक अपनी तारीख़ को पेश करना ही होता है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका में, बरतानिया में, भारत में जो तारीख़ पढ़ाई जा रही है वो 100% सच पढ़ाई जा रही है या 100% झूठ पढ़ाई जा रही है? ऐसा नहीं होता। हम अपने पर्सपेक्टिव से, अपने एंगल से देखते हैं चीज़ों को। हमें जो चीज़ दुरुस्त लगती है हम उसी के मुताबिक उस पर बात करते हैं। अब महमूद गज़नवी का बहुत ज़्यादा जिक्र हमें नज़र आता है अपनी तारीख़ जो हमें पढ़ाई जाती है उसमें, और बड़ा पॉजिटिवली नज़र आता है, वो हमारा हीरो है। लेकिन अगर आप एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, आप इंडियन से पूछिए महमूद गज़नवी कौन था, वो यही कहेंगे कि वो तो हर साल आ जाता था हमें लूटने के लिए, उसने 17 हमले कर दिए हिंदुस्तान पे। तो ये अपना अपना एक एंगल है मेरे ख़्याल में। वो कहते हैं हर एक का अपना अपना सच है, अपना अपना झूठ है। तो तारीख़ का भी कुछ ऐसा ही मामला है। आप फैसला नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ यूं ही दुरुस्त है और कौन सी चीज़ यूं ही गलत है। हर एक के लिए हर चीज़ मुख्तलिफ ज़ाविया होता है उसमें। तो मुझे लगता है कि कोई हर्ज की बात नहीं है। हमें जिस तरह हमारी तारीख़ पढ़ाई जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हैदर ने ही पूछ रखा है कि हमारे मुल्क की मसाइल का हल क्या है। तो हो सकता है बहुत से लोग मेरे साथ इख्तलाफ करें, लेकिन मेरे नज़दीक किसी भी मुल्क के तमाम तर मसाइल का हल है जमहूरियत। जितना आप जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को एम्पावर करेंगे, आपके मुल्क के रफ्ता रफ्ता मसाइल हल होते चले जाएंगे। लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी की बात हो रही है, असली वाली जमहूरियत की बात हो रही है, सिर्फ शैम डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही, धोखे के लिए बनाई जाने वाली जमहूरियत की बात नहीं हो रही। और इसकी मेरा ख्याल है कि बरतानिया से अच्छी कोई मिसाल नहीं हो सकती। आप बरतानिया में बहुत सारे एतराज़ात कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी डेमोक्रेसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे एतराज़ात किए जाते हैं, अमेरिका पे भी अब कुछ एतराज़ात किए जाने लगे हैं, लेकिन ब्रिटेन पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। उनकी डेमोक्रेसी वाकई परफेक्ट डेमोक्रेसी है। तो आप वैसी डेमोक्रेसी ले आएँ, आप देख लीजिएगा, आप भी कुछ ही अरसे में तरक्की की राह पे चल पड़ेंगे। अफ़ान ने सवाल किया है पहला कि मुझे अपनी कौन सी आदत मैं समझता हूँ कि मुझे छोड़ देनी चाहिए, मेरा ज़मीर जिस पे मुझे मलामत करता है। मलामत करना नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली सोचूं तो मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इजहार राय नहीं करना चाहिए है। इसके नतीजे में बहुत से लोग जो मेरी इज़्ज़त कर रहे होते हैं
उनके जहन में मेरा इमेज बदल जाता है। लेकिन मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मेरा ज़मीर मुझे कचोके लगा रहा है। ये कभी कभी मैं शायद थोड़ा मसलहत का शिकार होकर ऐसे सोचने लग जाता हूँ। अफ़ान का ही सवाल है कि मेरी कौन सी आदत ऐसी है कि जो मैं सोचता हूँ कि दूसरों को मैं नसीहत करूँ जिसके लिए कि उन्हें अपनानी चाहिए। तो मेरी एक अच्छी आदत मेरे ख़्याल में ये है कि मैं समझता हूँ कि आज का काम आज नहीं करना चाहिए बल्कि अभी करना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल में मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर काम मेरे सर पे पड़ गया तो मैं अभी कर दूँ, इसको मैं लटका के ज़्यादा ना रखूँ। जन्नत ने सवाल किया है कि दौरे हाजिर में मेरा पसंदीदा शायर कौन है। तो जो शुअरा मौजूद हैं उनमें से आपने यकीनन बात की है, तो उनमें से अमजद इस्लाम अमजद साहब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ये सवाल बहुत से लोगों ने किया है। ईशा ने पूछा है कि मैं उर्दू ही का उस्ताद क्यों बना था। तो ये बेटे बहुत लंबी कहानी है। इसका मुख्तसर जवाब ये है कि क्योंकि मैं अंग्रेज़ी का उस्ताद नहीं बन पाया, इस वजह से मैं उर्दू का उस्ताद बन गया। बख्तावर ने पूछा है कि मेरी ज़िंदगी का लाइफ लेसन क्या है। तो लाइफ लेसन ये है कि मैंने अपने आप को कभी भी किसी काम के लिए वॉलंटियर नहीं किया कि ये काम मैं कर देता हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई काम मेरे सर पे पड़ जाए तो फिर मैं पीछे नहीं हटा, मतलब काम के लिए आगे कभी नहीं बढ़ा, और जब काम मेरे सर पे पड़ जाए तो उसे करने के लिए मैं पीछे कभी नहीं हटा। पूरी कोशिश करता हूँ कि फिर उस काम को ईमानदारी से लगन से किया जाए। मासूमा ने पूछा है कि मेरी पहली जॉब कौन सी थी और मैं पीजीसी में क्यों आया। तो पहली जॉब तो थी मेरी एक न्यूज़पेपर में, डेली इंसाफ उसका नाम है, अभी भी शायद छपता है, और उसके जो चीफ़ एडिटर हैं वो जुनैद सलीम साहब हमें टीवी पे एक प्रोग्राम करते भी नज़र आते हैं अजीज़ी के साथ। तो वो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी, वहाँ पे मैंने एज सब एडिटर काम शुरू किया था। और पीजीसी में क्यों आया था, क्योंकि किस्मत अच्छी थी। तो उस फील्ड में बहुत सी मुश्किलात थी जर्नलिज़म में मेरे मिजाज के हवाले से, और टीचिंग मेरे मिजाज के करीब थी, इसलिए मैं पीजीसी में आ गया। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर्सनल है। सबा ने पूछा है कि मुझे अपनी वाइफ की कौन सी आदत सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये आदत सबसे ज़्यादा पसंद है कि उसने हमेशा मेरे बच्चों को ये एहसास दिलाया है कि दुनिया में सबसे अहम शख्सियत उनके लिए उनके बाप को होना चाहिए। तो इसलिए मेरे बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर मेरे बच्चे सो रहे हैं तो मैं ख्याल रखूं इस बात का कि बच्चों की नींद ख़राब ना हो, लेकिन मेरे बच्चे इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि मेरी नींद ख़राब ना हो, मैं डिस्टर्ब ना हूं। तो ये बात उनकी माँ ने उन्हें बहुत अच्छी सिखा रखी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जी, अगले सवालात हमें भेजे हैं हमारे दोस्त सलमान रज़ा शाह साहब ने, जिनका हम इंटरव्यू भी कर चुके हैं एक बार। पहला सवाल है शाह साहब का कि चैनल से हमने क्या सीखा। तो चैनल से अभी तक जो बात मैंने सीखी है वो तो ये है कि चैनल को चलाने के लिए डाइवर्सिटी बड़ी ज़रूरी है। मतलब आप एक ही जैसा कंटेंट चला के लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें डाइवर्सिटी सबसे पहला पॉइंट जो हमने सीखा। दूसरा, इन्होंने पूछा है कि मसाइल क्या दरपेश आए हमें। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हम दोनों ही लोग जो चला रहे हैं या और दोस्त जो हमें हेल्प करते हैं, हम सभी जॉब्स कर रहे हैं, बल्कि एक दिन में दो जॉब्स कर रहे हैं। तो वक्त की कमी का मसला हमें किसी हद तक हम कह सकते हैं कि पेश आया है। तीसरा सवाल शाह साहब ने पूछा है कि हम अपने चैनल के बारे में तबसरा करें। तबसरा वही है जो मैंने शाह साहब मसाइल में बताया कि दो जॉब्स के साथ चैनल को रन करना आसान काम नहीं है। तो तबसरा ये है कि हमने बहुत मेहनत की है अब तक, और अभी तक हमारे हौसले जवान हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने अभी तक कहीं भी शिकस्त तस्लीम नहीं कर ली है कि उस तरह का हमारे चैनल को अभी पजीराई नहीं मिली। तो हम मज़े में करते जा रहे हैं। तो ये तबसरा है कि हम इंजॉय कर रहे हैं इस काम को। जी, अगला सवाल किया है जवाद ने, और जवाद कहते हैं कि मैं अपने लिए एक टर्म यूज़ किया करता हूँ, टीचर बाय चॉइस। तो क्या कभी मैं इस पे पछताया हूँ? पछताया नहीं, मैं कभी भी उस्ताद होने के हवाले से नहीं पछताया। मतलब मुझे कभी इस बात का पछतावा नहीं हुआ कि मैं उस्ताद क्यों बना था। हाँ, प्राइवेट जॉब में बाज़ औक़ात आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपको लग रहा होता है कि ये इट्स नॉट रिलेटेड विद अ टीचर, तो तब थोड़ा सा फील होता है। लेकिन ठीक है, मुलाजमत है तो उसमें करने पड़ते हैं ऐसे काम भी। तो कभी पछतावा टीचिंग के हवाले से तो कम से कम बिल्कुल नहीं हुआ। जवाद ही का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ज़िंदगी का गोल
तो गोल यही है कि ये आरजू रही है कि कुछ आरजू ना हो, मतलब ज़िंदगी जैसी गुजर रही है ऐसी ही चलती जाए, मेरे दिल में मज़ीद के लिए कोई ख्वाहिश तमन्ना ना उभरे। अहमद जो कि सिंगर भी हैं, अहमद रॉक, और उन्होंने सवाल किया है कि मैं टीचिंग कब से कर रहा हूँ। तो मैं टीचिंग 2001 से कर रहा हूँ, और मौजूदा मुलाजमत कितने अरसे से कर रहा हूँ। मौजूदा मुलाजमत को 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और टीचिंग का तजुर्बा कैसा रहा है, तो तजुर्बा ज़्यादा अच्छा रहा है और कम बुरा रहा है। मतलब ये तो नहीं कह सकता कि 100% अच्छा रहा है, आप समझ लें कि 80% अच्छा रहा है और 20% कुछ खामियां भी हर जगह पे होती हैं, तो इसमें भी रही हैं। मौसीकी के बारे में अहमद पूछ रहे हैं कि मेरी क्या राय है। तो मौसीकी के बारे में मेरी राय बड़ी कंफ्यूज्ड किस्म की है। मैं इसीलिए पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं मौसीकी नहीं सुनता, लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि हर नॉर्मल आदमी के ऊपर मौसीकी कुछ ना कुछ असरअंदाज ज़रूर होती ही है। अब वो बानो कुदसिया ने एक बार इस पर कहा था कि मौसीकी बजती है तो हर आदमी के पाँव थोड़ा बहुत हिल ही जाते हैं। तो ये है नुक्ता, लेकिन कोशिश यही होती है कि मैं मौसीकी को ना सुनूँ। फ़हद रऊफ़ ने सवाल किया है कि हमारे यहाँ लोग तनकीद को और मिज़ाह को मनफी तौर पे क्यों लेते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में तो बड़ी नेचुरल सी फितरी सी बात है। मसलन ये कि मैं आपका मजाक उड़ाऊँगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा होगा। तो अगर किसी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी के ऊपर तनकीद की जाती है, तो यही मामला होता है। अगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी नकल की जाए या उनके ऊपर तनकीद की जाए और वो इसको पॉजिटिवली लेते हैं और एंजॉय करते हैं, तो मेरी तरफ से आप समझिए कि मैं समझता हूँ कि वो बड़े अजीम किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी कदर की जानी चाहिए जो तनकीद को मस्बत लेते हैं। फ़हद ही का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा निज़ाम तालीम हमें कहाँ लेके जा रहा है। देखिए, ये तो बड़ा एक संजीदा नौइयत का टॉपिक है जिस पे माहिरीन ही बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि अक्सर ये फ़िक्रा सुनता रहता हूँ, इस वजह से मैं आपसे कहूँगा कि आप ये जब बात कोई करता है ना कि हमारे मुल्क के निज़ाम तालीम में ये खामियां हैं और फ़लाँ मुल्क के निज़ाम तालीम में ये खूबियाँ, तो उनसे प्रैक्टिकल किस्म की सॉलिड किस्म की एग्जांपल्स आप लिया करें, मांगा करें। अब मसलन हमें ये कह देते हैं कि जापान में 5-6 साल बच्चे को पढ़ाते नहीं है, बल्कि उसको सिर्फ एथिक्स वगैरह सिखाते हैं। तो आप उनसे कहिए कि मुझे दिखाओ ये कहाँ पे होता है और वहाँ पे क्या क्या कुछ सिखाते हैं। सेकेंडली ये कि जापान में अगर वो ये सारा कुछ कर रहे हैं तो उनके बच्चे के पास इतनी गुंजाइश है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चों बेचारों ने 5वीं 8वीं या मैक्सिमम 10वीं के बाद स्कूल को छोड़ देना होता है। आप उन्हें अगर इतना अरसा एथिक्स ही सिखाते रहे तो आपने 2 + 2 = 4 उसे सिखाया नहीं, तो वो अमली तौर पे करेगा क्या। तो मेरा ख्याल है ये सारी बातें तब की हैं जब आप पहले थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएं, उसके बाद उन लोगों की एग्जांपल्स देते रहिएगा। हाँ, निज़ाम तालीम में खामियां बहुत हैं, लेकिन यह कि दूसरों के निज़ाम तालीम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाना, हम में से मुझे नहीं पता, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं पता कि फ़लाँ मुल्क में ये खूबी है, फ़लाँ मुल्क के एजुकेशनल सिस्टम में ये खूबी है, फ़लाँ में ये खूबी है। तो पहले एक बड़ी इस पर ज़बरदस्त किस्म की स्टडी होनी चाहिए, उसको पूरे मुल्क में फैलाया जाना चाहिए, फिर हमें कहा जाए कि ये वो खूबियाँ हैं जिन्हें तुम लोग भी अपना लो अपने माहौल के मुताबिक। तो फिर तो कोई बात है। ज़्यादातर बातें सिर्फ हमारी हवाई बातें ही होती हैं कि हमारे यहाँ ये खामियां पाई जाती हैं, उनके यहाँ ये खूबियाँ पाई जाती हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली साबित नहीं कर सकते कि आपको कहाँ से पता चला कि फ़लाँ मुल्क में ये खूबी एजुकेशनल सिस्टम में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सिर्फ बात नहीं है मेरी राय में। जुनैद अवान ने ये पूछा है कि क्या मैं मशहूर होना चाहता हूँ। तो देखिए, शोहरत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर आप मशहूर हो गए और आपको गाली पड़ रही है तो मेरा ख्याल है कि आपको गुमनाम ही रहना चाहिए। ये मेरा नज़रिया शोहरत के हवाले से, गलत भी हो सकता है। जुनैद ही का एक और सवाल है कि ज़िंदगी में होने वाली कोई एक चीज़ जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि काश ये रिवर्स हो जाए, काश ये चीज़ दोबारा से यूँ हो जाए। तो एक चीज़ है और वो ये है कि काश ऐसा मुमकिन होता कि मेरे अब्बा जी आ सकते और चंद साल मज़ीद मैं उनके साथ गुजार सकता, तो मैं हर वो काम करता जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये जो कुर्तुबा चौक है, मजंग चुंगी चौक जिसको कहते हैं, उसमें एक मोहम्मदी निहारी का रेस्टोरेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी मोहम्मदी निहारी। तो मैं कई बार ऐसे होता था कभी कभार कि मैं कॉलेज से वापसी पे उनके लिए लेके आता था। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो शायद मैं उनके लिए रोज़ाना लेके आऊँ।
तो ये कुछ ऐसे रिग्रेट्स होते हैं कि मुझे उनकी पसंद के मुताबिक सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन शायद अब ये दोबारा मुमकिन, यकीनन ये मुमकिन नहीं है। मुक़द्दस ने ये पूछा है कि क्या मैं बचपन में शरारती था? तो शरारती तो हर बच्चा ही होता है, मेरे ख्याल में नॉर्मल बच्चा वही होता है जो शरारती होता है, लेकिन मैं अमली किस्म के शरारतें करने वाला बच्चा नहीं था। मेरे फक्कड़पन और फ़िक्रेबाज़ी और बदतमीज़ी, ज़बानी कलामी, इस किस्म का शरारती मैं था। इनमें से बहुत सी चीज़ों पे मुझे पछतावा भी है कि फ़लाँ मौके पे मैंने फ़लाँ आदमी को फ़लाँ बात क्यों कही थी। और उस ज़माने के लोग बड़े अच्छे थे, वो लिहाज भी करते थे। मेरे साथ कोई ऐसे करे तो शायद मैं लिहाज भी ना करूं। जी आगे राहिमा के कुछ सवाल हैं, और पहला सवाल है कि ऐसा डाइवर्स कंटेंट कहाँ से लेके आते हैं? बेटे ये बड़ी मेहनत का काम है। इसके लिए आपको अखबारात पढ़ने पड़ते हैं, आपको मैगज़ीन्स पढ़ना पड़ते हैं, आपको सोशल मीडिया का हर मीडियम देखना पड़ता है, और बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं, मैगज़ीन्स बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, डाइजेस्ट पुराने पढ़ रहे होते हैं, जहाँ से कोई चीज़ नज़र आती है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है। कंटेंट इकट्ठा करना मुश्किल काम है, बहुत पढ़ना पड़ता है। राहिमा ही का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि आप फेमस हो जाएंगे? आप यकीन कीजिए, मैं दिल पे हाथ रख के ये बात कहता हूँ कि अगर मैं बिल्कुल सामने नहीं हूँ चैनल का, किसी को नहीं पता कि ये मेरा चैनल है, और वो चैनल हिट हो जाता है, उस चैनल को लोग पजीराई बख्शते हैं, आवाम उसको पसंद करते हैं, तो मैं माइंड नहीं करूँगा इस बात को। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मेहनत की है, आपको आउटकम ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मेरी अपनी ज़ात की तशहीर की बात नहीं है। हाँ, मेहनत जिस किसी ने दुनिया में किया उसको उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट मिलता हुआ ज़रूर नज़र आना चाहिए। अगला सवाल भी राहिमा का है कि मैं ज़िंदगी में हासिल क्या करना चाहता हूँ? तो बहुत कम चीज़ें, मतलब अगर मुझसे पूछिए कि मैं एक आइडियल लाइफ को अगर इमेजिन करता हूँ तो वो क्या होगी? एक छोटा सा 4-5 मरले का साफ़ सुथरा सा नया बना हुआ घर हो जाए, एक 660 सीसी की छोटी सी गाड़ी हो जाए, और बैंक में इतना बैलेंस हो कि हारी बीमारी में काम आ जाए, और ज़िंदगी में किसी मखलूक का मोहताज ना होना पड़े। तो मैं ज़िंदगी में बस यही हासिल करके फौत हो जाना पसंद करूँगा। जुनैर ने सवाल किया है कि ज़िंदगी क्या है मेरी राय में? तो मेरी राय में तो ज़िंदगी है एक के बाद दूसरी मंजिल के हुसूल की कोशिश। मतलब आज आपने कर लिया 8वीं जमात पास की है, कल आपको 9वीं, परसों 10वीं, तो यही है ज़िंदगी। आपको सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करते रहना है, आगे से आगे बढ़ते रहना है। इसी का नाम मेरे ख़्याल में, जहद मसलसल का नाम ज़िंदगी है। ज़ौक़ सफ़र के सिवा ज़िंदगी कुछ नहीं है। फ़ारूक ने सवाल किया है कि मैं किसके अंदाज़े गुफ्तगू से सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ? तो ये तो मेरे इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब के अंदाज़े गुफ्तगू से बहुत मुतासिर हूँ। फ़ारूक का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं ये चाहता हूँ कि मैं बैठक के हवाले से पहचाना जाऊँ कि वो बैठक वाला नौमान? तो ऐसा नहीं है जी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी भी हवाले से पहचाना जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं है। जो मेरी पहले से पहचान है कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ़ारूक का, और वो ये है कि मैं किस जैसा बनना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं रफ्ता रफ्ता वक्त गुज़रने के साथ साथ अपने वालिद मरहूम जैसा बनता जा रहा हूँ। बहुत सी आदतें मेरी उनके जैसी होती चली जा रही हैं, तो शायद मैं उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। समिया ने बहुत सारे सवालात किए हैं, बल्कि इतने ज़्यादा किए हैं कि ये अपनी जगह पे एक पूरा इंटरव्यू बन सकता है, वीडियो बन सकता है। तो सबसे पहला तो ये है कि लॉकडाउन के दौरान में मेरी रूटीन क्या है, समिया ने पूछा है। तो देर से सोता हूँ, देर से जागता हूँ, लेक्चर तैयार करता हूँ, ऑनलाइन लेक्चर देता हूँ, और उसके बाद ये कि बैठक के लिए थोड़ा बहुत जो पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा ये कि अपनी फैमिली के साथ खासा टाइम स्पेंड करता हूँ। हर 1 घंटे के बाद 5-7 मिनट के लिए उनको जाके मिल आता हूँ, सलाम दुआ कर लेता हूँ, वरना अलग कमरे में बैठता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका कि क्या ज़िंदगी में कभी किसी इम्तिहान में नकल की है? यस, एक बार की थी। मैट्रिक का मैथमेटिक्स का पेपर था, और थ्योरम्स के साथ तो मेरी बनी ही नहीं है। तो मेरे आगे जो दोस्त बैठा हुआ था, मैंने उससे ये तय कर रखा था कि मैं उसको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा,
और वो मुझे थ्योरम करवाएगा। तो मैंने उसे 8 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव करवाई थी, बिल्कुल ठीक करवाई थी। और जब थ्योरम की बारी आई तो थ्योरम उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने उसको देख के कॉपी किया, लिखा। तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि उसने थ्योरम जो तुम्हें चीट करवाया था, कॉपी करवाया था, उसको क्रॉस करके तो बाद में उसने दोबारा से थ्योरम ठीक वाला लिखा था। तो जब रिज़ल्ट आया तो मैथमेटिक्स में उनके मुझसे 4 नंबर ज़्यादा थे। तो मतलब वो 8 नंबर की जो मैंने ऑब्जेक्टिव करवाई थी, अगर वो मैंने ना करवाई होती उन्हें तो मेरे उनसे शायद 4 नंबर ज़्यादा होते। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा है चीट करने का। इसके अलावा मेरे सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं इब्राहम लिंकन के उस कोट को बहुत ज़्यादा कोट करता हूँ कि इट्स फार मोर ऑनरेबल टू फेल दैन टू चीट, कि इंसान की इज़्ज़त इसमें है कि वो फेल हो जाए इसके मुकाबले में कि वो चीट करे। तो ये वाक़या जो सुना रहा हूँ ये इबरत के लिए सुना रहा हूँ। जी जनाब, ये था हमारा Q&A का पहला वीडियो जो आप लोगों ने देखा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, अपने कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई सवाल करें फ़कीर से तो आप लोग, आपके सामने जो WhatsApp का नंबर आ रहा है इस पर अपने सवालात भेज सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंतज़ार कीजिएगा दूसरे वीडियो का।